हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और वो क्या है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि भाई ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन लगभग एक ही चीज़ होती हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्रीथिंग बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और रेस्पायरेशन बिल्कुल अलग टॉपिक है। आज की वीडियो में हम सेलुलर रेस्पायरेशन, मतलब आप सिंपल कह सकते हैं रेस्पायरेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या होता है रेस्पायरेशन, कहाँ चलता है रेस्पायरेशन, कौन सी ऐसी ऑर्गेनली जिसका जिक्र आता है रेस्पायरेशन के दौरान। बिना उस ऑर्गेनली के हम रेस्पायरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और रेस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, और वो है सेल्यूलर रेस्पायरेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई रेस्पायरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आप रेस्पायरेशन भी बोल सकते हैं या सेल्यूलर रेस्पायरेशन। एक्चुअल में सेलुलर रेस्पायरेशन बोलना इसलिए ज़्यादा सही माना जाता है क्योंकि रेस्पायरेशन सेल के लेवल पर ही एक्सप्लेन होता है। अगर आप बात करते हैं ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है जो लंग्स के लेवल पर एक्सप्लेन होता है, लेकिन रेस्पायरेशन सेल के लेवल पर एक्सप्लेन होता है। सेल के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है जिसका हमें जिक्र करना होता है सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए, और वो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या इसका मीनिंग है। तो सेलुलर रेस्पायरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है न्यूट्रिएंट का, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। तो जो हम फूड मटेरियल का इनटेक करते हैं, वो फूड मटेरियल जब फुल्ली सिंप्लीफाइड हो जाता है और हमारी सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिमुलेट हो जाता है, तो वहां सेल के अंदर न्यूट्रिएंट का क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, एंजाइम्स जो होता है, याद रखिएगा आप, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई एंजाइम की जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि वो एंजाइम नहीं होगा तो किसी दूसरे एंजाइम के जरिए काम चल पाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होते हुए आप देखते हैं न्यूट्रिएंट का इन अ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सटीक एंजाइम होते हैं जिसकी प्रेजेंस में और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये दो फैक्टर हुए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर स्पेसिफिक एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा तो ये स्पेसिफिक एंजाइम अपना काम करेगा, और क्या काम करेगा, न्यूट्रिएंट जो हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनका बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन करेगा। और ये जो सारा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा यहां ये जो डेफिनेशन एक्सप्लेन हो रही है ना, ये जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये सेल के अंदर एक्सप्लेनेशन आ रही है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन दैट टेक्स प्लेस एट अ सेलुलर लेवल इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पायरेशन। ऐसी भी एक छोटी सी डेफिनेशन बता सकते हैं। क्लियर? बाकी जो डिटेल डेफिनेशन है वो क्या है, सेलुलर रेस्पायरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसका होगा, न्यूट्रिएंट का, जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन हम देख रहे हैं हमारे न्यूट्रिएंट का सेल के अंदर, वो कब पॉसिबल है, जब स्पेसिफिक एंजाइम होंगे और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तब। क्लियर? अब बात आती है कि सेल के अंदर तो बहुत सारी ऑर्गेनली है, ये कहां चलेगा। ठीक है, कहां चलेगा ये प्रोसेस, तो ये चलता है एक खास ऑर्गेनली के अंदर जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो सेल में बहुत सारी ऑर्गेनली होती हैं, या फिर आपने सुना भी होगा, क्लास 9 में भी इसका जिक्र आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, पर ऐसा क्यों कहा जाता है, वो इसीलिए यहां पर भी उसका कनेक्शन आ रहा है कि जब हम मटेरियल का इंटेक कर लेते हैं, फूड मटेरियल, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो भी मटेरियल है, आपने उसका इस्तेमाल किया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हो गया और अल्टीमेटली सेल के अंदर तक पहुंच चुका है, सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच गया है। साइटोप्लाज्म में जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनके लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं है, तो वहां तो हम ऑक्सीडेशन का जिक्र कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती है। लेकिन जो मटेरियल है वो फुल्ली सिंप्लीफाइड होगा, या आप सीधा कह दीजिए कि एनर्जी देगा, तो एटीपी बनेंगे। जो आपने मटेरियल लिया उसके बेसिस पर एटीपी बनेंगे, लेकिन कहां बनेंगे, सेल में। और अगर एग्जैक्ट आंसर कहा जाए तो सेल में भी कहां पर, सेल की एक ऑर्गेनली के अंदर, और उस ऑर्गेनली का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाई जाने वाली एक ऐसी ऑर्गेनली होती है जिस ऑर्गेनली के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मटेरियल ब्रेकडाउन होता है,
न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन होते हैं और फाइनली एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एटीपी मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस हमने देखा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेल में प्रेजेंट है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। क्योंकि रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ O2 CO2, O2 लेना और CO2 छोड़ना। अब जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, जो हमारे ब्लड के जरिए कहां तक पहुंच गई है? सेल के अंदर तक। अब सेल के अंदर भी कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आ चुकी है और फूड मटेरियल के डाइजेशन के बेस पर क्या चीज आ चुकी है? न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट भी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ऑक्सीजन भी है। तो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो रिएक्शन चलेंगी ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो किसकी प्रेजेंस में चलती हैं? स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में। अगर स्पेसिफिक एंजाइम नहीं होंगे तो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं चलेंगे, मतलब न्यूट्रिएंट एनर्जी नहीं दे पाएंगे। तो याद रखना है आपको, एंजाइम्स भी जरूरी हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी जरूरी होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम अपना काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर भी मिल रहा है जिस पर एंजाइम अपना काम करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी? नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने पूरा प्रोसेस समझा। अब इस पूरे प्रोसेस से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी आ गई है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड हो गई। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी बना है ना, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हम जिसको बोलकर चल रहे हैं, इस एटीपी से फायदा क्या होगा? लास्ट लाइन देखिए, टू रिलीज एनर्जी मतलब एटीपी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो भी सेल की एक्टिविटी है, सेल की एक्टिविटी, या आप सीधा कह दीजिए सेल अपना काम तभी कर पाएगी जब उसको एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। ठीक है, जिसको हम एटीपी नाम बोलकर चल रहे हैं। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब बात ये कि भाई ठीक है, सेल को जो भी काम करना है एनर्जी मिल जाएगी, एटीपी। लेकिन एटीपी बनेंगे तभी तो एनर्जी मिल पाएगी ना। तो एटीपी कब बनेंगे? ये पूरा प्रोसेस। तो सेल के लेवल पर जब हम रेस्पायरेशन को एक्सप्लेन करते हैं, उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब क्या है। ये उसके लिए एक डिटेल्ड डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि भाई सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पायरेशन जो सेल के लेवल पर एक्सप्लेन किया जाता है। अब सेल में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो सेल में आप किस चीज का जिक्र करेंगे? एक खास ऑर्गेनेल का जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब एक ऐसा बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो कहां देखा जाएगा? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब किसका हो रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन? न्यूट्रिएंट का हो रहा है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। और पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प कब करेगा? जब उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा। क्लियर? जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम बोल सकते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, न्यूट्रिएंट एनर्जी देंगे। ठीक है, या फूड मटेरियल जो है वो फाइनली एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा, और जो एनर्जी बनेगी वो स्टोर हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या था? सेल्यूलर रेस्पायरेशन। चलिए, अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई है कि भाई सेल्युलर रेस्पायरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्यों हम रेस्पायरेशन को सेल्युलर रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ब्रीथिंग से ये कैसे अलग है, ये बात भी हमें क्लियर हो गई, क्योंकि ब्रीथिंग तो फिजिकल प्रोसेस होता है जो लंग्स के लेवल पर ही एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो ये सारे डाउट तो हमें क्लियर हो गए। लेकिन अब एक और खास चीज, रेस्पायरेशन जो होता है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल में टूटती है। तो रेस्पायरेशन को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब एक दूसरी खास बात, रेस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। वो आपने नोटिस किया होगा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पायरेशन के नीचे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन है, अगर शॉर्ट में हम डिफरेंस देखते हैं तो बहुत इजी है। एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन देखा जा रहा है, एनारोबिक रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। हालांकि यहाँ पर क्या होता है कि एनारोबिक जो रेस्पायरेशन बोलते हैं ना, तो उसमें रफली तो कह देते हैं कि भाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होंगे, लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है
कि एटीपी बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में एटीपी मॉलिक्यूल बन पाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में एक अच्छा खासा लेवल होता है एटीपी का, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है प्रोसेस। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, क्या उसके लिए पर्टिकुलर रिएक्शन है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और उसके लिए क्या कुछ खास रिएक्शन हो सकती है। चलिए देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे अभी हमने समझा कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन का एक सिंपल मीनिंग होता है, नाम से भी पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन थोड़े ना होता है, बात ठीक है, लेकिन लिमिटेड जब सप्लाई होती है ना ऑक्सीजन की, तो उस दौरान जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में भी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों देखे जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो किस चीज़ की है? एरोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है जब विग्रस एक्सरसाइज, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाता है ऑक्सीजन का, उस दौरान थोड़ा लैक्टिक एसिड वगैरह बन जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। फिलहाल देखते हैं एक बार एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। रिएक्शन देखिए आप इसके लिए, हमारी सेल के अंदर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंच जाता है, आपने कोई भी मटेरियल का इंटेक किया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह का आप यूज़ कर रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली जब फुल्ली डाइजेशन हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो मटेरियल फिर धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाता है? हमारी सेल तक पहुँच जाता है। और सेल के अंदर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुँचेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जब फाइनल डाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फुल्ली डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर पहुँच चुका है, सेल में पहुँचने के बाद ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जरूरत नहीं है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुवेट में, या पायरुविक एसिड लिख सकते हैं आप, पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बनाता है? 2 मॉलिक्यूल। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और यहां पर 1 मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है पायरुविक एसिड के, ठीक है। हालांकि इस पूरे प्रोसेस को एक नाम भी दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस, आप याद कर सकते हैं उसको। तो ग्लाइकोलाइसिस एक वो प्रोसेस है जो सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे लिख लेते हैं, शॉर्ट में साइटोसोल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो साइटोसोल के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती है और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल में पायरुविक एसिड के, या फिर आप पायरुवेट भी कह सकते हैं। अब होगा क्या आगे? ये पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे किस चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और एक तीसरी चीज बस थर्ड पर एनर्जी, ठीक है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सबसे पहले 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है रिएक्शंस की, टोटल 10 स्टेप होते हैं, उसके बाद ये पायरुविक एसिड बन पाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम की जरूरत होती है, याद रखिएगा। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में चलता है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और कोई अगर आपसे पूछता है भाई प्रोसेस कहाँ चल रहा है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। इतनी बात क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं ना पायरुविक एसिड के, ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के फिर कन्वर्ट होते हैं किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल में और एनर्जी में। लेकिन कितने मॉलिक्यूल बनेंगे एनर्जी के? अगर हम देखते हैं, या सीधा आप बोल दीजिए एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने प्रोड्यूस होते हैं? 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। और ये वाला जो काम है वो कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो प्रोसेस चलेगा, ये जो पूरे आप कन्वर्जन देखेंगे, वो तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होगी। यहां पर लिख लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है। और कहां चलता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सारी चीजें आप लिखकर चलेंगे तो फिर डाउट नहीं होगा, और एग्जामिनर भी आपकी कॉपी या आपकी आंसर शीट को बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि भाई बच्चा बताना क्या चाह रहा है, कि आपको क्या बताना है। 2 स्टेप में इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट स्टेप कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब सेल में पहुंच जाता है तो बिना ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ये कन्वर्ट होता है 10 स्टेप क्रॉस करने के बाद पायरुविक एसिड में, या पायरुवेट कह सकते हैं। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, एक स्टेप यहां पर कंप्लीट हो गया है, इसको मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कहां चल रहा था? साइटोसोल, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के फिर कन्वर्ट होंगे किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एटीपी मॉलिक्यूल। और कितने एटीपी मॉलिक्यूल? 38 एटीपी मॉलिक्यूल का यहां पर प्रोडक्शन होता है। टोटल 38 मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर आप फाइनली बात करते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है? 38 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, हालांकि इस पूरे काम में करीब 2 मॉलिक्यूल खर्च हो जाते हैं, तो नेट गेन 36 का होता है। ये चीज भी आप याद रखना। तो ये हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, यहां से यहां तक तो याद रखेंगे। 2 स्टेप में ये पूरे रिएक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बल्कि आप सीधा बोलिए कि सेकंड स्टेप पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और यही कारण है जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो मतलब सिंपल है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है न्यूट्रिएंट का, जो कहां चलता है? सेल के एक खास ऑर्गेनेली के अंदर, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वहां पर, तभी फिर जो न्यूट्रिएंट है, जो फूड मटेरियल है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा या एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएगा। जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एटीपी के नाम से जानी जाएगी। और कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे? 38 एटीपी मॉलिक्यूल होंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल में एंटर करता है और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 38 मॉलिक्यूल बना देता है, एटीपी के 38 एटीपी मॉलिक्यूल बना देता है। इस पूरे प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल खर्च भी हो जाते हैं। इसलिए अगर आप नेट गेन की बात करते हैं कि कुल मिलाकर बचे कितने, तो 36 मॉलिक्यूल एटीपी के। ठीक, स्टार्टिंग का जो स्टेप था उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन जो सेकंड स्टेप है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है, वहां पर ऑक्सीजन चाहिए, तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो रेस्पिरेशन जो है 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने फुल्ली एक्सप्लेन कर लिया है, समझ लिया है, और आई थिंक आपको भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और क्या उसके लिए पॉसिबल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अब देखते हैं नंबर सेकंड। नंबर सेकंड है हमारा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एक सिंपल सी बात, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था एरोबिक रेस्पिरेशन, वो ऐसा प्रोसेस था, ऐसा टाइप था रेस्पिरेशन का जो तभी होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। वो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के केस को फुल्ली एक्सप्लेन किया था, उससे आपको चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो तभी होता है जब ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को रिएक्शन से समझते हैं। देखिए सेल के अंदर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर कर जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब सेल में एंटर करेगा तो सेल के साइटोप्लाज्म में वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। ये पूरा प्रोसेस कहां चल रहा है? इन साइटोसोल। ठीक है, तो साइटोसोल में ये पूरा प्रोसेस चलता है। ये चीज ध्यान रखनी है। एब्सेंस ऑफ O2 यहां पर लिख लेते हैं, इन एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम चलता है। अब आप सोचेंगे ये रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है,
जैसा कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था, बिल्कुल सही है, ये पार्ट तो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट आप स्टेप जो है रिएक्शन का वो बिल्कुल सेम रहता है, एरोबिक वाले में जो था वही रहेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। बाकी यहां पर मॉलिक्यूल्स को भी लिख लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल और पायरुवेट के कितने, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीजन की एब्सेंस में। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की यहां पर जरूरत नहीं होती। कहां चलता है, सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है, जिसको हम साइटोसोल भी बोलते हैं। अब दूसरी एक और बात जो मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में बताई थी कि इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस का मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूटता है, जैसे मैंने आपको बताया था 10 स्टेप यहां पर इंक्लूड होते हैं, हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम की जरूरत होती है, इसलिए कहा जाता है एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, आप लिख सकते हैं यहां पर। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए अब इसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल में C2H5OH प्लस 2 मॉलिक्यूल ATP के, बहुत ही कम मात्रा में ATP फॉर्म हो पाता है। देखिए वहां पर कितने बन रहे थे, टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल बन रहे थे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, है ना, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इनका नंबरिंग लिखना चाहें तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो इथाइल अल्कोहल बन रहा है ये क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा होते, है ना, तो फिर ये प्रोसेस सेम चलता है। हम इसको फिर एनारोबिक थोड़ा ना बोलते, क्या बोलते हैं इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन हो गया है किसी भी रीजन से, तो उस दौरान क्या होता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ह्यूमन बॉडी में कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, तो यही रिएक्शन आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बता सकते हैं ह्यूमन बॉडी केस में। लेकिन यहां आपको इथाइल अल्कोहल नहीं लिखना है। अगर आप ह्यूमन बॉडी में बता रहे हैं, या जब कोई व्यक्ति काफी हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, विग्रस एक्सरसाइज कर रहा है, काफी ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, तो उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में टिश्यूज में, सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन हो जाता है। और ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन होता है तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड जो एंटर करता है ना, वो फिर कन्वर्ट नहीं हो पाता है ATP मॉलिक्यूल में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल उसको कम मिलेगा। तो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल, हालांकि पायरुविक एसिड बोल देते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे जो सटीक सा नाम होता है वो है एसिटाइल कोएंजाइम A। या फिलहाल आप सिंपल ओवरव्यू की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड वापस बाहर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, और क्या बनाएगा, उस दौरान आप लैक्टिक एसिड लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल नहीं लिखेंगे। अगर आप ह्यूमन बॉडी का जिक्र कर रहे हैं, या आप ह्यूमन बॉडी में विग्रस एक्सरसाइज के दौरान जब एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, या सिंपल शॉर्ट में कहा जाए, ये जो रिएक्शन है वो 2 अलग अलग केसेस में दी जाती है। अब वो क्या केसेस हैं, अगर आप बात करते हैं यीस्ट की, है ना, यीस्ट फर्मेंटेशन, तो वहां आप ये वाली रिएक्शन लिखकर चलेंगे। मैं लिख देता हूं उसको, बल्कि इन यीस्ट एब्सेंस रहेगा यहां पर ऑफ O2। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, ये पूरा प्रोसेस लगभग सेम था, लेकिन यहां इथाइल अल्कोहल नहीं था। ठीक है, CO2 और वाटर, और साथ में 38 ATP मॉलिक्यूल बन रहे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, जो ह्यूमन बॉडी में भी देखा जाता है। अब ह्यूमन बॉडी के ही अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी देखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम के दौरान कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको रिप्रेजेंट करना है ह्यूमन बॉडी के लिए, है ना, तो आप रिएक्शन की स्टार्टिंग तो सेम रखेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, लास्ट तक भी सेम रहेगा, बस सिर्फ एक स्टेप आप चेंज कर देंगे। यहां ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ना, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, या फिर आप इथेनॉल भी बोल सकते हैं, इसके बदले लैक्टिक एसिड लिखेंगे अगर ह्यूमन बॉडी का आप एनारोबिक रेस्पिरेशन बताना चाह रहे हैं तो। अगर आप यीस्ट के केस में बताना चाह रहे हैं तो रिएक्शन आपके सामने है। क्लियर, तो यही रिएक्शन 2 अलग अलग क्वेश्चन को कवर कर सकती है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन आपके सामने बताई जा रही है वो रिएक्शन आपके 2 क्वेश्चन को कवर करेगी। यीस्ट के केस में अगर आप बता रहे हैं तो एज सच लिख देंगे, ये यीस्ट वाली ही मैंने लिखी है, यहाँ पर बता दिया है कि भाई इन यीस्ट एब्सेंस ऑफ O2। अगर आप बताना चाहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज या फिर हैवी वर्कआउट के दौरान जब ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो उस दौरान
सारी रिएक्शन सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर इसके बदले आप क्या लिख देंगे, C2H5 को हटाएंगे, C2H5OH को हटाकर लैक्टिक एसिड लिखेंगे। तो आई थिंक आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन का एक सिंपल मीनिंग होता है रेस्पिरेशन जो सेल के लेवल पर एक्सप्लेन किया जाता है। ब्रीथिंग से बिल्कुल अलग है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन या शॉर्ट में आप रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो सेल के लेवल पर ही एक्सप्लेन हो पाता है, क्योंकि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका यहाँ पर जिक्र करना होता है, इसीलिए। ठीक है, अब दूसरी खास बात, सेलुलर रेस्पिरेशन की हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी, एक डिटेल्ड डेफिनेशन देखी, जिसमें हमने समझा था सबसे पहले स्टार्टिंग में, आपने उसको नोट भी किया होगा कि भाई सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है, जिसमें जो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो किसका होता है, सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल पहुंच चुका है उसका। ठीक है, और वो भी सेल के अंदर कहां पर, एक ऑर्गेनेली के अंदर। और कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या बना कि भाई सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है न्यूट्रिएंट का, जिसके बेसिस पर एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है और स्टोर्ड हो जाती है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। क्लियर। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चल रहा है वो तभी होगा जब स्पेसिफिक एंजाइम होंगे। ठीक है, और वो स्पेसिफिक एंजाइम कब काम करेंगे, जब उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा। ठीक, साथ में ऑक्सीजन होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन तो वहां पर हमें बतानी है। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी चीजें हमने समझी सेलुलर रेस्पिरेशन के डिटेल डेफिनेशन के दौरान। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई रेस्पिरेशन तो दो प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इस चीज को समझा और साथ में एक रिएक्शन देखी। रिएक्शन में हमने क्या देखा कि भाई एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूटता है, वो भी दो मॉलिक्यूल में। ठीक, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल तैयार होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम साइटोसोल भी बोलते हैं। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल एंटर कर जाते हैं, कहां पर एंटर कर जाते हैं, सेल के एक खास ऑर्गेनेली के अंदर, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल एंटर करेंगे तब क्या होगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम्स की प्रेजेंस होगी वहां पर, और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट कन्वर्ट होकर एक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएंगे। सीधा कह दीजिए आप, एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अंदर जो प्रोसेस चलता है वहाँ पे हालांकि काफ़ी सारी रिएक्शन होती है, क्रैब्स साइकिल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह का जिक्र आता है, तब जाकर फाइनली एटीपी प्रोड्यूस हो पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। नेक्स्ट फिर हमने सेकेंड टाइप देखा रेस्पिरेशन का, वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने दो पॉसिबल केसेस देखे, ह्यूमन का केस और एक यीस्ट का केस। यीस्ट का केस आपके सामने है कि भाई एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में चेंज होगा, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे कि एरोबिक के अंदर था। उसके बाद ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, और सिर्फ दो मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के, तो बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हो पा रही है। लेकिन ये यीस्ट का केस है। अगर आप इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं या एनारोबिक रेस्पिरेशन बताते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, तो वहां आपको बताने की जब विग्रस एक्सरसाइज होती है, जब हैवी वर्कआउट वगैरह होता है, उस दौरान ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग पार्ट तो सब कुछ सेम चलेगा, लेकिन लास्ट में इथाइल अल्कोहल के बदले क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। और एक खास चीज, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है, टॉपिक अगर आपको अच्छे से क्लियर होता है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।